नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हमारी 13th क्लास है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज जो हमने फ्री क्रैश कोर्स चलाया हुआ है यूट्यूब पर। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। ओके, फाइन मोटर स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें अपने हम छोटी-छोटी जो मांसपेशियाँ हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे, उँगलियों का यूज़ करेंगे और जिससे हम कुछ काम करते हैं, है ना? तो इसमें से कौन-सी वो मोटर स्किल है? राइटिंग, क्लाइंबिंग, फ्लोपिंग, रनिंग, ठीक है? तो इसमें से जो है वो है राइटिंग, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अपनी फिंगर्स का, ओके? इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। इसका ऑपोज़िट होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। चलिए, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड वैसे बच्चे होंगे जिनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, ठीक है? उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिस्थाइमिया। डिसकैल्कुलिया जहाँ पर बच्चे को मैथ्स में दिक्कत आती है, डिसलेक्सिया रीडिंग, ग्राफिया राइटिंग एंड डिस्थीमिया जो है इट इज मूड डिसऑर्डर, है ना? तो जो बच्चा चल फिर नहीं सकेगा, उसको दिक्कत होगी किसी भी बोन में, उसको दिक्कत हो सकती है लिखने में। जैसे अगर उसके हाथ में कोई इश्यू है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर है, तो उसको डिस्ग्राफिया का इश्यू हो सकता है, वो लिखने में उसको इश्यू आ सकते हैं। इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ढूंढना है। ओके, ये बहुत पुराना पेपर है, उसके क्वेश्चन है ये। लगभग कोई 12 ईयर पुराना पेपर है, वहां से क्वेश्चन जो है ये लिए गए हैं। तो आपको ये भी पढ़ के जाने हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कई बार कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आती है, ऑप्शंस पढ़ लेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, कैटेगराइजेशन। ओके, सबसे पहले होती है प्री प्रोसेसिंग। प्री पहले, है ना? तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होगी, पूर्व प्रसंस्करण। उसके बाद होती है कैटेगराइजेशन, कैटेगराइज किया जाता है, जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा रखा जाता है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया जाता है कि अब क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये तय किया जाता है कि आपको काम किस तरह से करना है। फिर एंड में क्या करते हैं, हम उस काम को करते हैं, रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कौन सा सही हो गया? पहला, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, वन, कौन से ऑप्शन में है? यस, डी में है। ओके, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी क्लास की, तो आपको वो कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लेना। चलिए, फादर ऑफ किंडरगार्टन मूवमेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया फ्रोबेल ने। किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। 1837 में इन्होंने जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी में पहला किंडरगार्टन जो था वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रपोज्ड बाय। इनसाइट थ्योरी किसने दी? हम कोई 5-6 बार रिपीट कर चुके हैं हमारे इस ही सीरीज में। तो आप देख सकते हैं जो थ्योरीज हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेनली यही पूछा जाता है कि थ्योरी किसने दी, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो ये याद रख लो। अब ये सारी थ्योरीज आपको कहाँ पर मिलेंगी? मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें साइकोलॉजी की सभी थ्योरीज मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, ठीक है? वो वीडियो देख लेना, आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इनसाइट थ्योरी किसने दी? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट्स ने दी थी, ठीक है? किसने दी? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने दी है ये थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट में कौन आते हैं? जैसे कोहलर है, कोफका है, वर्दमर है, ये सारे हैं गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। चलिए, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। 4 स्टेजेस किसने दी? वो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके 4 स्टेजेस किसने दिए? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। यस, जीन पियाजे ने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए जी, in which of the following stages do children become active learners of their peer group? कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं उनके पेयर ग्रुप के?
एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड, तो ये होती है हमारी एडोलेसेंस, जो किशोर अवस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष की, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट है मीनिंग की, वो कौन सी है? फोनीम, प्रैग्मेटिक्स, सिंटेक्स या फिर मोर्फीम? तो ये है हमारी मोर्फीम। कौन सी है? मोर्फीम। जबकि जो फोनीम है, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न। आईक्यू स्कोर्स आर जनरली डैश विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो आईक्यू स्कोर है, क्या वो एकेडमिक परफॉर्मेंस से मॉडरेटली रिलेटेड है, परफेक्टली, लीस्ट या फिर हाईली? तो ये हाईली रिलेटेड है। जैसे जिस बच्चे का आईक्यू अगर ज्यादा होगा तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली अच्छी होगी, जिसका आईक्यू कम होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये दोनों हाईली रिलेट करती हैं। इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years, अगर बच्चे की मेंटल एज 5 है, क्रोनोलॉजिकल एज 4 है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? उसके लिए आपको जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो आना चाहिए, विच इज मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज 5 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल एज 4 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट करो अब इसको। 125, 125। नॉर्मल आईक्यू जो होता है वो तो 90 टू 110 होता है, तो ये जो बच्चा है ये अबव एवरेज बच्चा है। ठीक है, अबव एवरेज। इसका आईक्यू कितना है? 125। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? गार्डनर ने दी हुई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दी हुई है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये तो सही लग रहा है मुझे, है ना? डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, डिसिप्लिन को आप, विषयों को आप अलग अलग वे से प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मैनर्स। सही बात है, सीखने का मूल्यांकन भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है, तो पहला बिल्कुल गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये रिलेटेड होती है आईक्यू से, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगला है हमारा, व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? सेंसरी मोटर पहली ही स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। ये मैं 10 बार आपको बता चुकी हूँ। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल, ये है कंक्रीट ऑपरेशनल, और ये है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो याद रखना, ये बिल्कुल मत भूलना। चलो, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बच्चे सही और गलत के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। चलो, ऑप्शंस देख लेंगे। पहला है हमारे पास, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स। बच्चे सही और गलत के बारे में अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तरह से समझते हैं। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको कोई चीज उस समय सही लगी, जैसे कि आपने अपने दोस्त से टॉफी जो है वो चुरा ली या फिर उससे खींच के खुद खा ली, तो तब वो चीज आपको सही लग रही है। बट अभी क्या आप वैसा करेंगे? नहीं। अब आपको, आपके लिए वो जो चीज है वो गलत है ना? तो बच्चा सही और गलत के बारे में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से सोचता है। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, in interactive stage of teaching, a teacher teaches according to his or her instruction plan in इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में जो टीचर है अपने इंस्ट्रक्शन प्लान के अनुसार पढ़ाता है। रिजिड मैनर में, इंडिविजुअल वे, कॉन्फिडेंशियल वे, फ्लेक्सिबल वे, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। अगर इंटरेक्टिव स्टेज है ना, इंटरेक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि बच्चा भी भागीदार है उसमें और अध्यापक जो है वो भी भागीदार है, और बच्चे को स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है फ्लेक्सिबल वे से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। चलो, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 डोमेन्स जो हैं, सीखने के अलग अलग डोमेन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव,
अफेक्टिव साइकोमोटर, कॉग्निटिव रिलेटेड है हमारे संज्ञान से, हमारे माइंड से, अफेक्टिव हमारी फीलिंग से, साइकोमोटर जो है ये रिलेटेड है हमारी मोटर एक्टिविटीज से। चलिए, ये दिया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने। प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर, प्रोग्रेसिव मेथड टीचिंग के कौन-कौन से हैं? चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट मैटर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड या फिर ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव मेथड होता है टीचिंग का वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और ये बात की है जॉन डिवे ने। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड ऐसे मेथड जहाँ पर आप बच्चे को ध्यान में रखकर अपना लेसन प्लान बनाते हो, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चा कैसे जल्दी सीख सकता है, वैसे आप पढ़ाते हो, ये होता है प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज राजेश लव्स टीचिंग, राजेश एक टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। सो ही टीचेस चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड ऑन एवरी संडे, तो वो क्या करते हैं, पहले तो स्कूल में भी पढ़ाएंगे, फिर बाद में वो क्या करते हैं, हर संडे अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाते हैं। ही इज डैश मोटिवेटेड आएगा यहाँ पे, वो किस तरह से मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली, इंडिविजुअली, एक्टिवली या फिर एक्सट्रिंसिकली। तो ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है ना, वो आंतरिक रूप से प्रेरित है कि उन्हें अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, इसलिए वो पढ़ाते हैं। A school gives preference to girls while preparing team for a state level singing competition. This reflects, एक स्कूल है वो क्या करता है, सिर्फ लड़कियों को ही प्रेफरेंस देगा सिंगिंग कंपटीशन में। तो ये क्या है, ग्लोबल ट्रेंड है, जेंडर बायस है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच है। तो ये है जेंडर बायस, आप किसी एक जेंडर के प्रति बायस हो रहे हो, आप लिंग पक्षपात कर रहे हैं कि लड़कियां ही इसमें परफॉर्म कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं, तो ये जेंडर बायस है, जेंडर बायस का एग्जाम्पल है ये। ओके, व्हेन अ टीचर हेल्प्स his or her learners in linking the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject area he or she is promoting. ओके, अब टीचर क्या कर रहा है कि जो चीज कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा है ईवीएस में, टीचर उसको रिलेट कर रहा है साइंस की क्लास में, है ना, ईवीएस के कॉन्सेप्ट को साइंस की क्लास में रिलेट कर रहा है, तो जो टीचर है वो किसको नोट कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, रीइंफोर्समेंट को, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को, या फिर लर्नर ऑटोनॉमी को। टीचर जो है वो प्रमोट कर रहा है कोरिलेशन को, वो कोरिलेट करके पढ़ा रहा है कि हाँ आपने ये टॉपिक तो वहां पर भी पढ़ा था और यहाँ पर भी ऐसा ऐसा ही कुछ है ना, और इससे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है। Environmental factors that shape development include all of the following except one. Except one आपको बताना है, environmental factors that shape development. ओके, कल्चर एंड लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज तो करता है शेप, है ना, एजुकेशन एनवायरनमेंट भी करता है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी ठीक है, फिजिक ये गलत है ना, क्योंकि जो फिजिक है ये एक तरह का हेरिडिटरी कैरेक्टर है, और कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ये सब क्या है, दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। चलो, अ पर्सन इज नाइदर बोर्न टू बी made what he is. Rather, he is the product of the integration of biological inheritance and social heritage. This statement signifies the importance of dash in development. Okay, इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति ना तो पैदाइशी तौर पर वैसा होता है, ना ही उसको बनाया जाता है जैसा कि वो है। अब यहाँ पर दो चीजों की इंटरेक्शन होती है जिसका प्रोडक्ट है कोई भी इंडिविजुअल। पहला तो हेरिडिटी है, जो करेक्टर पेरेंट से मिले, फिर उसको उन करेक्टर्स को ग्रो करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट मिला, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। मीना और रीना क्या हैं, दो बहनें हैं, मीना और रीना दो बहनें हैं। मीना लर्न्स मीना लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली, मीना बहुत जल्दी याद कर लेती है, जबकि रीना जो है उसको थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन सा प्रिंसिपल है ये, कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटररिलेशनशिप। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, हर बच्चा अलग होता है, बेशक वो दो बहनें हैं, मीना और जो रीना है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग अभी पीछे ही पढ़ लिया था हमने गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने, ठीक है, अगर आपको कोहलर आता तो कोहलर आप सही कर सकते थे। रीजनिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डैश ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो रीजनिंग एबिलिटी है किससे रिलेटेड है,
थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन की बाइफैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड की 3D थ्योरी, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। इट इज रिलेटेड टू थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये थर्स्टन ने 7 अलग-अलग तरह की जो रीजनिंग एबिलिटी थी वो दी थी। लुईस थर्स्टन ने 7 तरह की रीजनिंग एबिलिटी दी थी, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो, as a teacher you never give answer to questions. Instead, you encourage your students to suggest answers, have group discussions and adopt collaborative learning. Your approach is based on which principle? Okay. As a teacher आपको क्या करना चाहिए? खुद क्वेश्चन के आंसर नहीं दो आप, आपको बच्चों को एनकरेज करना है कि वो आंसर दें। आपको बच्चों को वहां तक पहुंचा देना है जहां पर वो आंसर खुद ब खुद दे। ग्रुप डिस्कशंस को प्रमोट करो, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाओ, बच्चों को इकट्ठा बैठ के पढ़वाओ। ठीक है, तो ये किस तरह की अप्रोच है? रेडनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मैटर, बीइंग अ रोल मॉडल, ये है एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां पर बच्चे खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोसेस में। अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज, क्रिएटिव लर्नर कौन सा होगा? जो टैलेंटेड होगा ड्राइंग और पेंटिंग में, अच्छे मार्क्स लाएगा, टैलेंटेड होगा सिंगिंग और डांसिंग में, क्रिएटिव कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। यस, जहां पर मैंने आपको बताया था क्रिएटिव लर्नर आ गया तो डाइवर्जेंट थिंकिंग उससे रिलेटेड है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है, तो वो होता है क्रिएटिव लर्नर। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, मोहन डज नॉट लाइक हिज पेयर्स एंड इवन डज नॉट इंटरेक्ट विद देम, he always remain alone in class, he needs training in which kind of domain? Okay, अब मोहन एक बच्चा है, उसको अपने जो दोस्त हैं, जो पेयर्स हैं, जो उसके साथ पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही वो उनसे बात करता है, वो क्लास में बिल्कुल अलग ही रहता है। तो उसको किस क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव या फिर स्पीकिंग? अब इस बच्चे को है अफेक्टिव डोमेन पर काम करने की जरूरत, जिससे जो बच्चा है वो अपने पेयर्स के साथ घुल मिलकर रहे, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, हर बच्चे को पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी। इफ अ चाइल्ड राइट्स 31 as 13, 6 as 9, B as D, N as U, वो बच्चा किससे सफर कर रहा है? ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी है बच्चे को। चलिए, नेक्स्ट वन, द मेन फ्रस्ट्रेशन दैट अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस फेसेस इन द क्लासरूम, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है तो उसमें उसको किस चीज का सामना करना पड़ता है क्लास में? The inability to read books, inability to participate in sports, inability to interact with others, the inability to take examination with other students। अब इस बच्चे को दिक्कत आती है बाकियों के साथ इंटरेक्ट करने में, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा तो फिर वो जवाब कैसे देगा, वो बात कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको सुनने में ही दिक्कत आ रही है। तो चलिए, ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में पढ़े, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही पुराने पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन उस टाइम भी कुछ इस तरह के ही आते थे और आज भी कुछ इस ही तरह के क्वेश्चंस आते थे। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है इससे रिलेटेड। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका और किसका प्रोडक्ट है डेवलपमेंट? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।